ठीक है, लिखिए। स्केलर किसको कहते हैं? स्केलर अदिश। लिखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज विच हैव, लिखिए, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड known as scalar quantities। लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। गप नहीं करो बाबू। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो जिसमें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड को कहते हैं क्या चीज? परिमाण। केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है। सामान्यतः अभी तक जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं सब स्केलर था, ठीक है। जैसे नाइन्थ में कुछ फिजिकल क्वांटिटी आया था जो वेक्टर था, जैसे वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स था। ये तीन आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे, बाकी सब स्केलर पढ़े थे। लेकिन उस वेक्टर में भी हम लोग उसका डायरेक्शन का विशेष जिक्र नहीं किए थे। वहां पर केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र करके हम लोग काम चला लिए थे, उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं पढ़े थे। था तो वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसको भी हम लोग स्केलर जैसा ही नाइन्थ क्लास में देखे थे, ठीक है। अब हम लोग यहां पर स्केलर में जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो पहला लेंथ है, दूसरा टाइम है, तीसरा टेम्परेचर, मास, ये सब कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड है, ये सब स्केलर है। बात समझे? इत्यादि लिख लीजिए, etc। जैसे इसको हिंदी में कहेंगे लंबाई, इसको कहेंगे समय, इसको कहेंगे ताप, और इसको कहेंगे चाल, इत्यादि। ठीक है, आप इतना एग्जाम्पल लिखिए, फिर हम बताते हैं वेक्टर भी। लिख लिए? लिखिए। नेक्स्ट दूसरा में लिखिए वेक्टर, या इसी को कहते हैं सदिश। या तो इसी को कहिए वेक्टर, या तो इसी को कहिए क्या चीज? सदिश। लिख लिया? लिखिए। लिखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज which have
both both magnitude and direction and also obey vector law of vector addition laws known as vector। लिखिए, लिख लिए? हिंदी लिखिए। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और सदिश योग के नियम का पालन करता हो, सदिश योग के नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। सदिश योग के नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। सदिश योग के नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। हाँ, एग्जाम्पल में लिखिएगा। देखिए, हम जितना एग्जाम्पल 11th में है, जो भी पढ़ना है वेक्टर, वो सबको लिख देते हैं। चाहिए तो 11 12 दोनों का लिख देते हैं ना। बात समझे? पहला डिस्प्लेसमेंट, आवाज नहीं करिए बाबू। डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हिंदी में विस्थापन। दूसरा वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेग। तीसरा एक्सेलरेशन, त्वरण। चौथा मोमेंटम, इसको हिंदी में कहते हैं संवेग। पांचवा फोर्स, मोमेंटम। पांचवा फोर्स, इसको कहते हैं बल। ठीक है। छठा टॉर्क, इसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क। बल आघूर्ण, या इसी को कहते हैं क्या चीज? टॉर्क। ठीक है। अगला लिखिए।
अब इसके बाद तो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब भी है, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे हैं, जब पढ़ेंगे उसी समय पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 11th में है। और इसके अतिरिक्त तो हमको नहीं लग रहा है कि 11th में कोई वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कुछ 12th में है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, छठा ये हो गया ना। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। फिर हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है करंट डेंसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। बस, अब इसमें से दो तीन को हम छोड़ दिए हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर इंपल्स है, एक इंपल्स है बाबू, आवेग पहले ही लिखाना चाहिए, ये इंपल्स 11th क्लास में ही पढ़ना है, आवेग है, इंपल्स आवेग। अच्छा नीचे कर दें, इतना टोटल 11th 12th मिला करके जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है, और बाकी इसको छोड़ दीजिए तो सब स्केलर है। बात समझ में आ गया क्या बोले, इतना फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और बाकी सब कैसा है, स्केलर है। लिख लीजिए इसको, सबको लिख लिए। इसमें 4 गो हम लोग लिखे हैं 12th का, बाकी सब 11th का है। ऐसा नहीं है कि 11th वाला 12th में यूज नहीं आएगा, आएगा। बात समझ में आया, 12th वाला तो 12th में आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ 11th वाला भी 12th में यूज आएगा। जैसे फोर्स है तो हर चैप्टर में लगभग 60-70% चैप्टर में फोर्स आएगा, जहां भी फोर्स आएगा एक वेक्टर है, वेक्टर के जैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे। टॉर्क 11th में भी आएगा, टॉर्क 12th में भी आएगा। बात समझ में आया, ए लड़का गप करता है बदमाश, एक बार बोले नहीं सुना जी, बैठ के गप कर रहा है जी। ये बात समझ में आया क्या बोले, तो जो 11th में पढ़ना है वो तो 11th में रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वही फिजिकल क्वांटिटी कब आएगा, 12th में भी आएगा। बात समझ में आ गया, तो इसको सबको लिख लीजिए, एक एक का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आएगा। अभी केवल हम बता दिए हैं कि इतना फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, और इसके अतिरिक्त सब कैसा है, मानकर चलिए स्केलर है। बात समझ में आया। कुछ एक आध गो और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको वेक्टर जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पर स्केलर जैसा भी ट्रीट किया जाता है, उसको कहते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि हम लोग को 11th 12th क्लास में
टेंसर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना नहीं है तो वो जो टेंसर क्वांटिटी है उसको हम लोग स्केलर के जैसा ही ट्रीट करेंगे। बात समझ में आया? ये तो बात हुआ एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल से कुछ विशेष समझ में आएगा नहीं। बात समझ में आया? अभी लिख दिए हैं, आपको कुछ इससे विशेष लेना देना नहीं है। आप भी याद रख लीजिएगा, अच्छी बात है। जनरल कंपटीशन में यही बोला जाएगा, इसमें से 5 को लिखा दिया जाएगा, टॉर्क तक, इंपल्स तक, ये सब लिखाया भी नहीं जाएगा और कहा जाएगा इतना याद कर लीजिए, बाकी इसके अतिरिक्त जो भी है वो कैसा है, स्केलर है। एक तो पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से निम्न में से कौन सा स्केलर है या निम्न में से कौन सा वेक्टर है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब फिजिक्स में ये भी एक कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग वेक्टर को डिफाइन करते हैं। लिख लिया? अब समझिए कि वेक्टर कहते किसको है। वेक्टर में 2 चीज रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा और एक मैग्नीट्यूड रहेगा। यदि किसी चीज में दोनों है तो उसको सामान्य तौर पर हम लोग वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लिया जाए, कहा कि आप 5 मीटर पूरब की ओर चलिए, नहीं, आपने 5 मीटर पूरब की ओर चला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो। क्यों? 5 मीटर भी है और उसमें एक डायरेक्शन का भी जिक्र है, 5 मीटर ड्यू ईस्ट। बात समझ में आया? 5 मीटर ड्यू ईस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसमें एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण है, और दूसरा एक दिशा का जिक्र है, तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर। यदि कहेगा केवल कि आप 5 मीटर चलिए, इस डायरेक्शन में जो जिक्र नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है। किसी भी चीज में दोनों यदि है तो उसको वेक्टर कहेंगे, और किसी में यदि एक ही है, केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 केजी आटा ले आइए, तो इसमें कभी बोलते हैं कि पूरब से लाइए, पश्चिम से लाइए, ऐसा बोला जाता है? या 5 केजी चावल ले आइए, या कहे 1 बोतल पानी ले आइए, तो इसका मतलब जो 1 लीटर वॉल्यूम का बात है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी का जिक्र कर रहा है। नहीं बात समझे? लेकिन हम कहे कि मुसल्लेपुर हाट जाओ, तुमको हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि पहले आप यहाँ से पश्चिम की ओर जाइए, फिर दक्षिण की ये उत्तर की ओर जाइए, और फिर पश्चिम की ओर चलिए 100 मीटर, तो ये क्या चीज हो गया, एक वेक्टर का बात हो गया कि मुसल्लेपुर हाट जाने के लिए आपको इस प्रॉपर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएंगे। है बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो यदि दोनों चीज का जिक्र है तो उसको हम लोग सामान्य तौर पर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और यदि किसी चीज में केवल एक ही है, जैसे 5 केजी आटा ले आइए, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन का जिक्र हुआ नहीं हुआ, तो वो कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर हो गया। जैसे अभी कमरा का ताप 50 डिग्री है या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई एक डायरेक्शन का बात आया नहीं आया, तो ताप एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? मतलब जहां पर डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर, और यदि केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज है, स्केलर है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब वेक्टर को सब कुछ अलग तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, डिवीजन करते हैं। जो आप अभी तक करते आए हैं वो सामान्य तौर पर स्केलर का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते आए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग करते आए हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि वेक्टर का गुना भाग कैसे होता है। वैसे तो ये चैप्टर है मैथ का, फिजिक्स का चैप्टर नहीं है बाबू। बात समझ में आया? लेकिन प्रत्येक जगह पर पहले फिजिक्स वाले हैं टीचर पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज। 12th क्लास में आपको आएगा मैथ में पढ़ने के लिए, और मैथ में क्वेश्चन भी स्पेशली इसी से पूछा जाएगा। फिजिक्स में स्पेशली वेक्टर से क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है। उसमें जब भी पूछा जाएगा तो कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका उपयोग होगा। बात समझ में आया? डायरेक्ट रूप से जो क्वेश्चन रहेगा वो मैथ में रहेगा। बात समझ में आ गया? लेकिन फिजिक्स में इसका उपयोग करके क्वेश्चन बनाने में सहायता होता है।
इसके बिना बहुत सारा क्वेश्चन बना पाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ ले रहे हैं। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण, इसको क्या बोलेंगे? सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, जो हम लोग देखते हैं। सदिश को निरूपित करने के लिए, सदिश को दिखाने के लिए एरो का उपयोग करते हैं। एरो समझता है? एक लाइन जिसके एक इंड पॉइंट पर एरो का साइन हो और दूसरा साइड एक इंड पॉइंट हो, इसी से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? एरो का। ये जहां पर एरो नहीं है इसको कहते हैं वेक्टर का टेल। हिंदी तो इसका पूछ होता है, लेकिन तुम लोग छापता है बदमाश। अरे देखो ना रे बुढ़वा, कितना जल्दी जल्दी क्या छापने में लगे। कभी चैप्टर का नाम ही नहीं सुना होगा। कितना लोग सुना था बताओ तो? एक आध गो लोग सुना होगा, दो चार गो। बात समझ में आया? लिखने में बेचैन है, क्या फायदा है हम इतना बक रहे हैं? हम भी ला लिखते चलते हैं, तुम भी लिखते चलो। अरे बाबू सुन लो, स्थिर से लिखना, ठीक है? लिखने का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। क्या बोले? ये एक लाइन है। लाइन तीन तरह का छठवां क्लास में पढ़ा था नहीं? एक का दोनों तरफ अंत बिंदु, इसको कहते थे लाइन सिगमेंट, रेखा खंड। और एक तरफ एरो और एक तरफ अंत बिंदु, इसको कहते थे रे, किरण। और दोनों तरफ रहता था तो इसको बोलते थे लाइन। नहीं बात समझे? बात समझ में आया? तो हम लोग को वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए रे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रे का। मतलब जिसके एक अंत सिरा हो और दूसरा तरफ एरो लगा हुआ हो, इससे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पॉइंट पर अंत हो उसको कहते हैं टेल, और जहां पर एरो हो उसको कहते हैं हेड। हिंदी में भी इसको टेल और हेड ही बोलेंगे। ऐसे इसको टेल का मतलब होता है पूंछ और हेड का मतलब शीर्ष। तब पूंछ और शीर्ष हम लोग हिंदी में भी नहीं लिखेंगे। इसको हिंदी भाषा में भी हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? टेल। पूंछ अच्छा बोलना में नहीं लगता है। बात समझ में आया? और कोई बात नहीं है। इसको टेल बोलेंगे और इसको हेड बोलेंगे। इस टेल और हेड के बीच की दूरी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, परिमाण। मैग्नीट्यूड, परिमाण किसको बोलेंगे? हैं? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड, टेल एंड हेड। टेल और हेड के बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाई, इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई मॉड। नहीं बात समझे? इसको कहेंगे ए वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट को लिए और उसके ऊपर छोटा सा चिन्ह लगाए। सॉरी बढ़िया बेटा। तो लोग कहाँ आया? जंगल उंगल से आया क्या जी? कोई सो रहा है, कोई लिख रहा है, कोई गप कर रहा है, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्लास? फट बुड़वक। तबीयत खराब है तो जो आराम करो घरे। देखो बाबू, हम ऐसे नहीं पढ़ा।
रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या इसी को हम लोग केवल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो किसी अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर छोटा सा तीर का चिन्ह लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर। यदि या इसी तरह रहा बी वेक्टर, या सी वेक्टर, या कैपिटल से भी रह सकता है डी वेक्टर, या तो फिर ई वेक्टर, कोई भी, या तो छोटी अल्फाबेट हो उसके ऊपर थोड़ा सा एरो का चिन्ह लगाएंगे छोटा सा, या फिर बड़ी अल्फाबेट हो उसके ऊपर छोटा सा एरो का साइन लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। बात समझ में आया, जो नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़े ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड को क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या ए वेक्टर का परिमाण, इसी को क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर का परिमाण, या केवल इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया, डायरेक्शन आपको जिधर एरो रहेगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मॉड लगा करके, मैग्नीट्यूड होगा कहां से कहां तक, यदि कोई लंबा वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कोई छोटा वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कम। मतलब एक एरो है मान लिया जाए इतना बड़ा, और एक एरो है इतना बड़ा, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नीचे वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। डायरेक्शन दोनों का सेम है, लगभग दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही तरफ एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग कहेंगे सेम है, और मैग्नीट्यूड नीचे वाला वेक्टर का ज्यादा है और ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड कम है। कोई दिक्कत है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो समझ में आ गया, पहले आप इसको लिख लीजिए। लिखो, लिख लिया जी।
लिख लिए। अब देखिए वेक्टर को हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म समझते हैं। एक तो हुआ फिगर से दिखाना, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। जो अभी लिखे उसको ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं। अब कोई वेक्टर, ये तो जानता होगा ना कि कॉपी पर ऊपर के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ। या इसी को बोलेंगे क्या चीज, उत्तर। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेते हैं, साउथ। या इसी को बोलते हैं दक्षिण। और दाहिने साइड को ईस्ट। और इसके अपोजिट को हम लोग कहेंगे वेस्ट, पश्चिम। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। सामान्यतः कॉपी पर हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ और दाहिने साइड के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, ईस्ट। इसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं वेस्ट। या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पश्चिम। और ऊपर के डायरेक्शन के अपोजिट को कहेंगे दक्षिण। कोई दिक्कत है। अब इसमें कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, एक वेक्टर दिखा रहा है ए, और ये है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितना है, 4 मीटर। और इसके साथ ये कोण दिखा रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिख कर कैसे बताएंगे। बात समझ में आया। तो इसको लिखने का तरीका हम लोग सीखते हैं। ए वेक्टर लिखा हुआ है तो ए वेक्टर बराबर लिखेंगे 4 मीटर। इसकी लंबाई कितना है, 4 मीटर। लिखेंगे ड्यू 30 डिग्री, कहां से, ईस्ट से पूरब की, ये उत्तर की ओर है, पूरब से उत्तर की ओर नहीं। तो इसको लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं समझ में आया तो बोलो। इसको हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे 4 मीटर ड्यू 30 डिग्री, ऐसे लिख लो। 4 मीटर उत्तर से, ये पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बात समझे। लेकिन ये बात मान लीजिए कि हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बात समझे। इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं चलेगा। आपको जब भी ये वेक्टर बराबर लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, बात समझिए। 4 मीटर ड्यू 30 डिग्री उत्तर, ये क्या हो गया, 30 डिग्री उत्तर। कहां से, ईस्ट से। नहीं, ईस्ट से 30 डिग्री उत्तर की ओर। नहीं बात समझ में आया। पहले इसको लिखिए, फिर दूसरा हम एक और देते हैं, उसको आपको खुद से लिख कर दिखाइए। लिख लिए। यहां पर एक वेक्टर ऐसा दिखाइए, इसी में दिखाइए, इधर दिखाइए
और ये कोण दिखा लीजिए 50 डिग्री। ये हो गया बी वेक्टर, और इसकी लंबाई मान लेते हैं कैसा, 3 मीटर। बी वेक्टर बराबर जैसे लिखे हैं वैसे लिखिए, तो बी वेक्टर बराबर यहां लिखा गया। कितना लोग से हाथ खड़ा करिए। बहुत कम लोग से, इतना आसान बात और इतना कम लोग से लिखाया। लिखो, क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। 3 मीटर ड्यू 50 डिग्री साउथ ऑफ, या इसी को और लिख सकते हैं, देखिएगा हिंदी नहीं सुनेगा इधर। 3 मीटर ड्यू कितना, 40 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40। अरे पूरब और दक्षिण के बीच का कोण कितना होगा, 40। तो 40 डिग्री अब बोलेंगे यहां से किधर है, पूरब की ओर है, ऑफ साउथ। ना बात समझे। अरे 50 डिग्री वहां से पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब से कहा, दक्षिण की ओर। तो ऐसा तो भी बोल सकते हैं कि 40 डिग्री दक्षिण से कहां की ओर। दोनों तो बात एक ही है, ना बात समझे, कोई दिक्कत है। चलिए, इसको आप फिगर में बनाकर दिखाइए, नहीं बात समझे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लेकर के और फिगर में दिखाइए कहां पर ये वेक्टर है। दूसरा फिगर बना लीजिएगा, नॉर्थ साउथ अलग से फिगर बना लीजिए और उसमें दिखाइए। नई बात समझ में आया क्या बोले, इसको फिगर में दिखाना है। पहले हम लोग क्या फिगर से एल्जेब्रिक मेथड में लिख रहे थे, अब हम लोग किस में लिख रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड में दिया हुआ है, फिगर्स द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया, कितना लोग बना लिए, हाँ लगभग लोग बना लिया। लो दिखाओ बाबू तुम, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलिए ठीक है, हाँ सब लोग का देखेंगे, क्या टेंशन ले रहा है, अभी रुको ना। अभी तो आसान चीज बता रहे हैं, तो जितना सब लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। सब लोग बनाते रहिए तो बहुत अच्छा बात है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये क्या चीज, साउथ। क्या बोला, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कहा, उत्तर की ओर कितना डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, और ये सी वेक्टर हो जाएगा। इसकी लंबाई हम लोग कितना लिख देंगे। नहीं बात समझ में आया, कितना लोग को आ गया, नॉर्थ ऑफ, सही है। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग बना दिया। नेक्स्ट लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको बना लिए, बना लीजिए और लिखिए, हेडिंग लगाइए, एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण लिखिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग लगाइए। लिखिएगा द स्मॉलर एंगल मेड a smaller angle made between either two tails or two heads collide at a point known as angle between the two vectors, लिख लिया? लिखिए हिंदी। दो सदिशों का या तो टेल या तो दोनों का टेल, या तो दोनों का टेल या तो दोनों का टेल या दोनों का हेड, या दोनों का हेड, क्या लिखा? दो सदिशों का या तो दोनों का टेल या दोनों का हेड एक बिंदु पर मिलता हो, या दोनों का हेड एक बिंदु पर मिलता हो, तो उस बिंदु पर बना छोटा कोण, उस बिंदु पर बना छोटा कोण उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। हो गया? उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। बात समझ में आया? जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है मान लीजिए, और एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर।
अब इस दोनों के बीच का कोण डिफाइन करना है। तो दोनों के बीच का कोण लिखा हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। कैसे हम लोग फिगर द्वारा दिखाएंगे, समझेंगे कैसे, बात समझिए। सबसे पहले दोनों वेक्टर का या तो एक बिंदु पर टेल मिले, टेल समझ रहा है, जैसे एक वेक्टर ये ए वाला लिए, इसका ये टेल हो गया। अब दूसरा वेक्टर को लाए, इस प्रकार से इस पर लाकर रखे कि इसका टेल और इसका टेल एक बिंदु पर आ जाए। इस वेक्टर को उठा करके ऐसे रख दिए। देखो कोई भी वेक्टर को उठाकर हम कहीं भी रख सकते हैं, बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मतलब उसकी लंबाई नहीं बदलना चाहिए और उसकी दिशा नहीं। जैसे ये पूरब की दिशा में था तो हम भी इसको पूरब की दिशा में रखे। ये कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को भी उसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए इसके पहले या ए वेक्टर के टेल पर बी वेक्टर का टेल को लाकर रख दी। है बात समझे। सबसे पहले क्या करना है कि एक वेक्टर के टेल पर दूसरा वेक्टर का भी टेल लाकर रखना है। तो जहां पर छोटा कोण जो बना, एक ये बाहर वाला कोण बना और ये के अंदर वाला कोण बना, तो ये वाला छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, नहीं है, अरे ये भी वो कोण है ना जी। तो ये वाला छोटका कोण को कहते हैं उस दोनों वेक्टर के बीच का कोण। ये बात समझ में आया या नहीं, अरे बात समझ में आया। बड़ा कोण को हम लोग वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का कोण नहीं कहेंगे, कि कौन सा कोण को कहेंगे, छोटा कोण। कौन सा कोण को कहेंगे, छोटा कोण को। बात समझ में आया। जब भी कहेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल को कहेंगे। यहां पर दोनों का क्या मिला है, टेल। दोनों का क्या मिला है, ये दोनों का टेल है एक बिंदु पर। यदि हेड को भी मिलाना चाहते हैं तो वैसा ही मिलाइए। एक वेक्टर को ले आए, इसके हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। है बात समझे। बी वेक्टर को उठाकर ऐसे लाए, इसके हेड को इसके हेड पर रख दिए ऐसे। तो यहां पर छोटा वाला कोण ये वाला हो गया, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा। या तो दोनों का टेल मिले या तो दोनों का क्या मिले, हेड एक बिंदु पर मिलता है। और यदि वहां पर जो छोटा कोण बना तो उसी कोण को हम लोग कहेंगे उस दोनों वेक्टर के बीच का कोण। बात समझ में आया। ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक का टेल और एक का हेड। तो यहां पर छोटा कोण ये बन रहा है, तो क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक का हेड है और दूसरा का क्या है, टेल है। यहां पर होना क्या चाहिए, दोनों का या तो टेल होना चाहिए या तो दोनों का हेड होना चाहिए। यहां पर कोई भी कोण को हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं दोनों वेक्टर के बीच का कोण। पहले आप फिगर द्वारा दिखाइए सब, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसान बात है, लेकिन छोटा छोटा आसान बात ढेर सा मिलकर एक कठिन बात बन जाता है बाबू। इसको जाकर घर में रिवीजन करिएगा।
हो गया, लिख लिए। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रकार। वेक्टर का प्रकार, सदिश का प्रकार। देखिए नल वेक्टर, नल वेक्टर या इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर या शून्य सदिश का। द वेक्टर whose magnitude, whose magnitude is zero, known as null vector। लिख लिया। लिखिएगा वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। बात समझ में आ गया? शून्य सदिश किसको कहेंगे जो समझ में आया? जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं। मतलब ये क्यों कहा गया जीरो वेक्टर? मतलब सीधा सीधी ये बोल रहा है कि जीरो एक वेक्टर भी है। जैसे जीरो एक स्केलर है, जीरो को सम संख्या कहते हैं सामान्यतः, जीरो को ऑड नंबर भी बोल सकते हैं, जीरो सब कुछ है, उसी तरह जीरो एक वेक्टर भी है। क्यों वेक्टर है ये भी बात समझिए। जब दो स्केलर क्वांटिटी को घटाएंगे 3 - 3 तो कैसा आएगा? तो इस जीरो को कहेंगे कैसा है? अदिश। क्या कहेंगे? अदिश। लेकिन जब ए वेक्टर में ए वेक्टर को घटा दिए तब पर भी क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो इस समय इसको क्या बोलेंगे? सदिश। नई बात समझे? जब दो सदिश को घटाने के बाद या दो सदिश को जोड़ने के बाद जीरो आ जाए तो उस जीरो को हम लोग क्या नाम देंगे? सदिश। नई बात समझे? और उस सदिश को कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या शून्य सदिश। बात समझ में आया? लेकिन जब दो स्केलर क्वांटिटी को घटाएंगे और वो या दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़े और उसके बाद जोड़ने के बाद आ गया जीरो, तब हम लोग कहेंगे उसको कैसा? स्केलर। यदि स्केलर को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं और जीरो मिला तो स्केलर। ना बात समझे?
इसे एक दिन और बताए थे कि 5 आम में से 5 आम घटा दिए तो क्या बचा? 0 आम, कि 0 इमली कह देंगे। उसी तरह से 2 वेक्टर को घटाएंगे तो क्या कहलाएगा? 0 भी मिलेगा, नहीं भी 0 मिला तब पर भी वेक्टर होगा, और 0 भी मिला तब पर भी वेक्टर ही कहलाएगा, दूसरा चीज थोड़ी ना वो कहला जाएगा। इसलिए 0 को एक मान लिया कि ये भी एक वेक्टर है, स्केलर भी है और साथ ही साथ वेक्टर भी। ठीक है, एक पॉइंट करके नीचे लिख लीजिए, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ, एक पॉइंट करके नीचे लिखिए द डायरेक्शन ऑफ null vector is not defined, मतलब इसका दिशा पूछेगा तो क्या बताएंगे? जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। लिखिएगा शून्य सदिश की दिशा, शून्य सदिश की दिशा निर्धारित नहीं की जाती है, शून्य सदिश की दिशा निर्धारित नहीं की जाती है, शून्य सदिश की दिशा निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वेक्टर का बस हम टाइप शुरुआत कर दिए, अभी चलेगा वेक्टर